हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी को एक पुराने जख्म की तरह उठाए को, कुछ ऐसा जो कभी हुआ था और जो आज भी हमें रोक रहा है। हम कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे माता पिता ऐसे थे इसलिए मैं ऐसा बन गया, मेरा अतीत बहुत कठिन था इसलिए मेरी जिंदगी भी कठिन है। और ये बात इतनी सामान्य लगती है कि कोई इसे चुनौती ही नहीं देता। मैं अब दोस्तों बात कर रहा हूं आज उस बहुत फेमस किताब की जो इस समय पूरी दुनिया में धूम मचा चुकी है और जिस किताब ने एक मनोविज्ञान की बहुत जबरदस्त अवधारणा सामने रखी, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा की ये किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। पुस्तक एडलेरियन मनोविज्ञान के संवादात्मक रूप यानी कम्युनिकेशन बेस पर आधारित है। इसका मूल विचार यह है कि मनुष्य अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने चुने हुए उद्देश्यों से संचालित होता है। दुख, हीनता, डर और संबंधों की उलझने किसी ट्रॉमा की मजबूरी नहीं बल्कि हमारे वर्तमान चुनाव का परिणाम है। ये हमारे बेस में, हमारे अतीत में ये बहुत घुली मिली है। अगर हम अपने वर्तमान चॉइसेस को चेंज कर दें तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए पुस्तक कहती है कि साहस चाहिए, नापसंद किए जाने का साहस। तो स्वागत करता हूं और मैं पहला चैप्टर व्हाई पीपल कैन चेंज इस विषय पर एक गंभीर जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूं। मैं आपका गाइड ओजांग और इस किताबों की दुनिया में मेरे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि स्टार्टिंग में कहा गया, क्या हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य आपस में लिंक है? क्या हम बदलाव कर सकते हैं? अगर सच में आपका अतीत आपकी आज की जिंदगी को पूरी तरह तय करता है तो बदलने की उम्मीद ही क्यों बचती है? मतलब सब कुछ पास्ट में हो चुका है, फ्यूचर में भी यही होगा। आप फेल कर चुके हैं, आप किसी एग्जाम में असफल रहे हैं, आप किसी बिजनेस में असफल रहे हैं, तो अब तो कोई चारा नहीं बचता ना भविष्य में आपके लिए। लेकिन रुकिए, ये किताब यहां पर आपको बदलना सिखाती है। यही वो असहज सच है जिसे ये पुस्तक शुरुआत करती है, जहां पर हम व्हाई पीपल कैन चेंज पर बात करते हैं। राइटर कहते हैं कि ट्रॉमा जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये वाक्य आपको चुभ सकता है, आपको लगेगा अरे मेरे अतीत में तो इतना कुछ गलत हुआ, मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ, तो मैं विक्टिम हूं। लेकिन रुकिए, क्योंकि ये सीधे उस कहानी को छीन लेता है जिसे पकड़कर हम अब तक अपने दर्द को जायज ठहराते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, हम अपने दर्द को जायज ठहराते हैं। और अब कहता है कि आईने में देखिए, क्या आपने कभी अपने अतीत को एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया है? वीडियो को रोकिए और सोचिए, क्या आप अपने पास्ट को एक एक्सक्यूज बनाते हैं ताकि आपको आज कुछ ना बदलना पड़े? यहां एक खुला सवाल छोड़ देता हूं, अगर आपका अतीत आपकी जिंदगी तय नहीं करता तो फिर कौन करता है? कौन गवर्न कर रहा है आपको? तो लेखक एडलर के मनोविज्ञान के माध्यम से एक सीधी लेकिन कठोर बात रखते हैं कि हम लोग कारण यानी रीजन से नहीं, उद्देश्य यानी पर्पस से चलते हैं। हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम कुछ हासिल करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति लोगों से बात करने से डरता है तो आम सोच कहेगी कभी उसका मजाक उड़ाया गया होगा, कभी उसने लोगों के सामने बेइज्जती महसूस की होगी। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा हो चुका है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करता था, लेकिन यहां पर लेखक कहते हैं नहीं, वो व्यक्ति लोगों से इसलिए दूरी बनाता है क्योंकि दूरी उसके लिए सुरक्षित है, क्योंकि अकेले रहकर उसे अस्वीकार होने का डर नहीं झेलना पड़ता। मैंने वो फेस किया है। हफ्तों तक मैं किसी पेपर प्रेजेंटेशन में नहीं गया, लेकिन फिर एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। आज मैं वही यहां पर शेयर करने वाला हूं। ये हमारे आपकी जिंदगी सभी के साथ होता है। वो कहते हैं कि दुख यहां कारण नहीं साधन है। दुख यहां कारण नहीं साधन है। जी हां, हम अपनी फेलियर को, अपने सौरों को, अपने दुखों को यूज करते हैं। ये बात सुनने में कठोर लगती है। देखो, ये किताब बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको तोड़ देती है। ये बहुत क्रूएल बुक मानी जाती है आज की। ये एक ऐसी सच्चाई सामने रखती है जिसे हम देखना पसंद नहीं करते। लेकिन जो लोग ये जानते हैं कि वो कब तक अपनी असफलताओं की चादर में छुप सकते हैं, उससे कभी ना कभी तो निकलना होगा, कभी ना कभी तो एक्सपोज करना होगा और खुद को बदलने की चाहत तो हमें सामने लानी पड़ेगी। ये चैप्टर इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस्ड है कि हम अपने भावनात्मक हालात को चुनते हैं ताकि हम किसी उद्देश्य से बच सकें। जी हां, हम बचना चाहते हैं या किसी परिणाम को नियंत्रित कर सकें कि अगर वो हमारे बस में नहीं रहा तो हम कोई एक्सक्यूज दे दें उसको।
अब जरा अपनी जिंदगी के एक पहलू को देखिए, ठोस दृश्य को देखिए। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, लोग कहते हैं सर पढ़ने में मन नहीं लगता। हम कहते हैं कि बचपन से ही मन भटकता है, लेकिन सच तो यह हो सकता है कि अगर मैं पूरा ध्यान लगाऊं और फिर भी असफल हो जाऊं। देखो बात और भी है, कहीं डर बैठा हुआ है कि मान लो मैंने पढ़ाई भी की, मन नहीं भी भटका, फिर भी मैं असफल हो जाऊं, तो मुझे अपनी क्षमता का सामना करना पड़ेगा कि मैं आखिर हूं कौन। इसलिए ध्यान न लगाना सुरक्षित विकल्प बन जाता है। मतलब आप एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं, आप दूसरों से कहते हैं भाई मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, मेरा ध्यान भटकता है, इसलिए मैं ये किताब नहीं खत्म कर पा रहा हूं, ये बुक मैंने नहीं खत्म की। काम की जगह हमेशा प्रेशर फील होता है। हम कहते हैं मेरा बॉस ही ऐसा है, जॉब में होते हैं, लेकिन शायद ये दबाव का तरीका है जिससे हम जिम्मेदारी से बच सके, जिससे हम कह सके मैं बेहतर कर सकता था लेकिन हालात ने नहीं करने दिया यार, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर देता, मैं तो टॉप कर जाता। फोन पर घंटों स्क्रॉल करना, इमोशनली ब्लॉक हो जाना, काम को टालना, ये सब आदतें नहीं, ये सब स्ट्रेटजीज हैं। ये सब आदतें नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। और स्ट्रेटजी क्या? खुद से बचने की रणनीति, खुद से बचने की रणनीति। तो यहां पर राइटर कहते हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो आपको बदलने की जरूरत है। अगर हम अपने दुख को अतीत की देन मानते रहेंगे तो हम अपने वर्तमान की जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे। एडलर का दृष्टिकोण कारण आधारित नहीं, उद्देश्य आधारित है। वो कहते हैं पर्पस सब कुछ कर देता है। यह हमें पीड़ित की भूमिका से बाहर खींचता है और यही बात सबसे ज्यादा असहज करती है, डिस्कंफर्ट क्रिएट करती है। क्योंकि अगर मैं पीड़ित नहीं हूं तो मैं जिम्मेदार हूं, मुझे अपनी हार का भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मुझे असफलता की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यही इस अध्याय का समाधान है, यहीं पर सॉल्यूशन ये क्रिएट करते हैं। अपने जीवन को उद्देश्य के चश्मे से देखना, ये जो कहते हैं कि ये पूछना कि मैं ये भावना क्यों चुनता हूं, मुझे इससे क्या मिल रहा है। लेखक ये नहीं कहते कि दर्द झूठा है, पेन है, पास्ट में कुछ हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि दर्द अंतिम सत्य नहीं है, आगे जीवन अभी बहुत बड़ा है। अगर पेन है तो गेन भी होगा, अगर सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा। दर्द का उपयोग होता है जब हम ये समझते हैं तो हमारे पास एक नई आजादी, नई फ्रीडम आती है। ये आजादी आसान नहीं है क्योंकि अब हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब बहुत सीधा है। जब आप कहते हैं मैं बदल नहीं सकता, तो एक बार ये भी जोड़कर देखिए क्योंकि मैं बदलना नहीं चाहता। मैं बदलना नहीं चाहता, मैं कंफर्ट जोन में हूं, मुझे मेरा पेन, मेरा सॉरो, मेरा फेलियर, मुझे कंफर्ट है वो मेरा, मैं बस जीवन भर इसके लिए मैं रिग्रेट करता रहूंगा। और जब आप कहते हैं कि मेरा अतीत मुझे रोकता है, तो ये भी पूछिए मैं आज किस चीज से बच रहा हूं, क्यों मैं बच रहा हूं। राइटर कहते हैं कि मेरे इस चैप्टर में कोई चमत्कार का वादा नहीं है, वो बस इतना कहते हैं कि जिम्मेदारी उठाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, हार जीत सभी चीजों की, अपने भावनात्मक चुनाव की जो आप इमोशनली चूज करते हैं। और जब ये हिस्सा भारी हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जिस दुख को सालों से पकड़े हुए हैं वो आपको पहचान देती है। अपने आसपास भी करके देखिएगा, कुछ लोग हमेशा किसी न किसी चीज का एक्सक्यूज देते हैं, यार ये हो जाता तो ऐसा होता। कमेंट में बताइएगा क्या आपने ऐसे लोग देखा या आप खुद ऐसे हैं। ये दुख आपको सुरक्षित रखता है, वो आपको जोखिम से बचाता है, और उसे छोड़ना, खुद को बिना ढाल के खड़ा कर देना। यहीं से इस पुस्तक का असली साहस शुरू होता है, करेज टू बी डिसलाइक। न बदलने का साहस नहीं, बल्कि बदलने की जिम्मेदारी उठाने का साहस। ये चैप्टर किसी समाधान पर खत्म नहीं होता, यह आपको एक असुविधाजनक आजादी देकर छोड़ देता है। अगर आपका अतीत आपकी जिंदगी तय नहीं करता, अगर आपके दुख का भी कोई उद्देश्य है, तो आज आप किस उद्देश्य के लिए खुद को रोके हुए हैं? ये सवाल यही रहना चाहिए, अधूरा, चुप, शांत। वीडियो कैसी लगी और अगले चैप्टर के लिए आप चाहते हैं तो यस लिखकर जरूर भेजें।